बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक बहुत बड़ा फिजाई हमला किया था, जिसका मकसद हमास की आला क़यादत को निशाना बनाना था। इस हमले में हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया के बेटे हमाम और इनके एक दफ्तरी डायरेक्टर जान बहक हुए थे। इस हमले के फौरन बाद कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इजराइल की इस कार्रवाई को रियासती दहशतगर्दी करार दिया था और कहा था कि यह सफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस हमले के फौरन बाद अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कमजोरी एक्सपोज हो गई थी, वो खलीज के इन हुक्मरानों के लिए डरावना ख्वाब से कम न थी, जिन्हें यकीन था कि अमेरिका की छतरी उन्हें हर तूफान से बचा लेगी। कतर वो मुल्क है दोस्तों जहां अमेरिका का सबसे बड़ा मशरिकी वस्ता का एयरबेस अल उदैद एयरबेस मौजूद है, जहां अमेरिकी फौज का मजबूत दस्ता तैनात है। लेकिन इजरायली मिसाइलों ने यह साबित कर दिया कि ये सब कुछ होने के बावजूद आप महफूज नहीं है, और यही से कहानी की शुरुआत होती है एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की, जिसमें कतर ने तय किया कि अब सिर्फ वाशिंगटन की आंखों में आंखें डालकर नहीं बैठा जा सकता। कतर के हुक्मरानों ने इस्लामाबाद की तरफ देखना शुरू किया, और यह महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोचा समझा फैसला था, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास वो चीजें जो खलीज के किसी और रियासत के पास नहीं है। एक न्यूक्लियर शेडो यानी एटमी ताकत की वो साइकोलॉजिकल डटाई जो दुश्मन की टांगे कांपने के लिए काफी है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। दरअसल इस माहिदे की बुनियादें 1980 की दहाई में रखी गई थी। ये कोई नई दोस्ती नहीं थी, ये पुराने भाईचारे को नए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में तब्दीली का नाम था। पाकिस्तानी फौज और कतर की मुसल्लह अफवाज के दरमियान इंट्रोऑपरेबिलिटी यानी बाहमी ऑपरेशनल मुताबिकत दहाइयों पुरानी है। पाकिस्तानी नेवी, स्पेशल फोर्सेस और आर्मी एविएशन पहले ही कतरी एहलकारों को ट्रेनिंग दे रही है और मुश्तरका मशक़ें कर रही है। आप याद करो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2022 जब पूरी दुनिया की नजरें कतर पर थी और दहशतगर्दी के खतरात उरूज पर थे, इस वक्त कतर ने अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी का सबसे हसास हिस्सा किसके हवाले किया था? आपको याद होगा कि पाकिस्तान के 4500 इन्फेंट्री जवानों के हवाले किया था। ये जवान 4500 वीआईपी प्रोटेक्शन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत पर मेमूर थे, और ये डिप्लॉयमेंट में एक मेहमान नवाजी नहीं थी बल्कि उस एतमाद की इंतहा थी जो खलीजी रियासतों को पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों पर है। ये वही मॉडल है जो अब तक परमानेंट रैपिड रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर में तब्दील होने जा रहा है। फिलहाल दोस्तों पाकिस्तान के तकरीबन 650 फौजी मुशीर कतर में मुख्तलिफ किरदारों में मौजूद है, लेकिन ये महज नंबर नहीं है बल्कि ये एक ऑपरेशनल फुटप्रिंट है। इस नए माहिदे की तहत ये मौजूदगी मजीद गहरी, मजीद मुस्तहकम और मजीद खामोशी से फैलने वाली है। यहाँ सबसे अहम बात समझने की यह है कि पाकिस्तान को दोहा में अपना कोई अलग सोरन मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत देने का इम्कान बहुत कम है। क्योंकि वहां पहले ही अमेरिकी का अल उदैद एयरबेस मौजूद है और तुर्की की फौज भी वहां पे मौजूद है। एक अलग पाकिस्तानी बेस का ऐलान एक जियोपॉलिटिकल लैंडमाइन होगा जो वाशिंगटन और अंकारा दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो फिर ये मॉडल का है क्या? ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों जैसा पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनाया हुआ है। पाकिस्तानी फौज वहां अपने बेस में नहीं बल्कि सऊदी फौजी की छावनियों के अंदर ही मौजूद रहते हैं। ये एम्बेडेड प्रेजेंस है, सियासी तौर पर कम शोर मचाने वाली लेकिन अस्करी तौर पर कहीं ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फौज पहले से कतरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में बैठी होगी तो बहरान की सूरत में रिस्पॉन्स टाइम सेकंड में होगा, हफ्तों या महीनों में नहीं। सोशल मीडिया पर इस वक्त $2 अरब की इक़्तिसादी इमदाद और कतरी सरजमीन पर पाकिस्तानी फौजियों की बड़ी तादाद में तैनाती की अफवाहें गर्दिश कर रही है। लेकिन दोस्तों दिफाई तजज़ियेकारों का कहना कि ये दावे एहतियाती तलब है। न तो पाकिस्तान के वज़ीर खारिजा और न ही कतर की वज़ारत दिफा ने बाकायदा तौर पर इन $2 अरब या किसी भी बड़ी कॉम्बैट ब्रिगेड की तैनाती की तस्दीक की है, क्योंकि ये मामला इतनी सादा नहीं होते। कोई भी खलीजी सुल्तानत इस किस्म का बहुत बड़ा फैसला करने से पहले वाशिंगटन के साथ एहतियात से चलना जरूर समझती है, और पाकिस्तान के अपने ऑपरेशनल रुकावटें भी है। इसके मशरिक की सरहद भारत से लगी हुई है और वहां पर हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। लिहाजा बड़ी तादाद में कॉम्बैट फोर्सेस को समंदर पार भेजना पाकिस्तान के अपने दिफाई बजट और लॉजिस्टिक्स के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये सब झूठ है। इसका मतलब ये है कि ये खेल ग्रेजुअल स्केलिंग का है। आज 650 है, कल 1000 हो जाएंगे।
परसों 2000 हो जाएंगे। अब आए इस मायदे की दिलचस्प टेक्निकल और दिफाई पहलुओं पर बात करते हैं। दोस्तों, ये कोई नेटो तर्ज का आर्टिकल 5 नहीं है जहां एक पर हमले को सब पर हमला तस्वुर किया जाए। ये ज्यादा अमली और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका फोकस टेक्टिकल इंट्रोऑपरेबिलिटी पर है। सबसे पहले ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को रील की हड्डी बनाया गया है, खासतौर पर नेवल, एयर डिफेंस और स्पेशल फोर्सेस पर फोकस करते हुए। कतर के बहरी और फिजाई हुदूद खलीज के सबसे हसास पट्टी में आती है और पाक बहरिया अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यहाँ गेम चेंज कर सकती है। दूसरा बड़ा शोबा को प्रोडक्शन यानी दिफाई सनत में मुश्तरका पैदावार की है। कतर के पास पैसा है और पाकिस्तान के पास बैटल टेस्टेड ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रेसिशन मिशंस और जंगी तजुर्बा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ड्रोन वॉरफेयर के हर पहलू से गुजर चुका है और अब वो कतर के साथ मिलकर ऐसे लो कास्ट यूवीज बना सकता है जो दुश्मन के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ बना दे। याद रखिए दोस्तों, मशरिकी वस्ता में ड्रोन का खतरा अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आपने देखा होगा कि किस तरह ईरान और यमन की तरफ से चलाए जाने वाले सस्ते ड्रोन्स ने सऊदी अरब के अरबों डॉलर के पेट्रियट सिस्टम को शर्मिंदा कर दिया था। कतर भी इस खतरे को समझता है और पाकिस्तान की काउंटर इनमैन एरियल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी में महारत इसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम इंडस्ट्रियल बेस रेजिलेंस है जो अमेरिका या यूरोप से खरीदे गए हथियारों की सप्लाई चेन पर इन्हिसार कम कर देगी। तीसरा और शायद सबसे अहम तरीन शोबा इंटेलिजेंस शेयरिंग की है। खलीज में दोस्तों इलाकाई खतरात के मॉनिटरिंग, इंसदादी दहशतगर्दी और बहरी निगरानी पहले ही एक कम्प्लेक्स थ्रेट मैट्रिक्स है, लेकिन इन सब में साइबर सिक्योरिटी शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान ने साइबर डोमेन में गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर ली है और कतर जैसे छोटे मुल्क के लिए एक डिजिटल शेड का काम करेगी। दिफाई तजदीकारों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर यह माहिदा बाकायदा तौर पर तय पा जाता है तो 1 से 2 साल के अंदर कतर में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद 40 से 60% तक इजाफे का इम्कान है। और यह कोई मामूली इजाफा नहीं होगा बल्कि खलीज की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में पाकिस्तान को एक सेंट्रल पिलर बना देगा। लेकिन जो चीज वाकई इस पूरे मामले को जियो पॉलिटिक्स का शाहकार बनाती है वो है इसकी खामोशी। ना कोई डोल, ना कोई बहुत बड़े मायदे के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। दिफाई सफारतकारी अक्सर सुर्खियों की बजाय ग्रेजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन के जरिए तरतीब दी जाती है। यही वो खामोशी है जो गैर जरूरी मगरबी या इलाकाई रद्द-ए-अमल को रोकती है, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन को यह कंफ्यूजन में डाल देती है कि कतर के कमांड रूम में असल में बैठा कौन और कितने लोग बैठे हैं। स्ट्रेटेजिक इबहम का यही उसूल डिटरनेंस को मजबूत बनाता है। सऊदी अरब ने तो सितंबर 2005 में पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत करके एक मिसाल कायम कर दी थी। एक फरीक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा, लेकिन कतर के एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रहा है। वो नैरो स्कोप लेकर चल रहा है, मगर गहराई में जाकर कतर यह समझ चुका है कि उसे मेज फौज नहीं बल्कि बैटल टेस्टेड एक्सपर्ट चाहिए बगैर किसी सियासी शर्त के, और पाकिस्तान बिल्कुल यही फराहम कर रहा है। अब आए दोस्तों आखिर में इन सब के पाकिस्तान पर असरात पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये डील सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि माशी भी है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह माहिदा पाकिस्तान के लिए $2 अरब जैसे खतीर इक़्तिसादी इमदाद और सरमायाकारी की राह हमवार करेगी। ये वो ऑक्सीजन है जिसकी पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त शदीद जरूरत है और इसके बदले पाकिस्तान अपनी अस्करी महारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये क्लासिक विन विन सिचुएशन है जहां कतर को सस्ते और बेहतरीन दिफाई माहिरीन मिल रहे और पाकिस्तान को माली इस्तेहकाम और खलीज में स्ट्रेटेजिक गहराई मिल रही। अब मैं आपकी तवज्जो इन सबसे बड़े हाथी की तरफ नाजरीन याद दिलाता हूं जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा, और वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्टर। अगर इस मायदे में न्यूक्लियर डायमेंशन का कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा दिफाई हाल के इसे न्यूक्लियर शेडो का नाम दे रहे, जबकि इसराइल या कोई भी इलाकाई दुश्मन जानता है कि कतर की हिफाजत पर मामूर फोर्सेस का ताल्लुक एक एटमी ताकत से है जो भारत जैसी बड़ी ताकत को अपनी रिवायती सलाहियत से रोक सकती है। तो यह एक साइकोलॉजिकल डिटरनेंस पैदा करता है। कतर पाकिस्तान की रिवायती फौजी महारत और इसके एटमी हथियारों के साये में खुद को कहीं ज्यादा महफूज महसूस करेगा बगैर इसके कि उसे खुद जौहरी हथियार बनाने की जरूरत पेश आए। यह बिलाशुबा कोई सादा माहिदा नहीं है बल्कि मिडलिस्ट की दिफाई तारीख का वो बाब है जो मुस्तकबिल में अमेरिकी इनखला या इसके आदमी दिलचस्पी की सूरत में नया सिक्योरिटी ऑर्डर तश्कील देगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर कतर की हिफाजत का जो निजाम तश्कील दे रहा है वो मशरिक़ वस्ता में वाशिंगटन के बाद
منظرنامے کی تیاری کر رہا ہے. قطر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ صرف امریکی چتری تلے نہیں سڑے گا بلکہ اپنے اسٹریٹجک آٹونومی خود متعین کرے گا. یہ پاکستان سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بڑی سفارت کی فتح ہے کہ امت مسلمہ کی واحد ایٹمی طاقت اب باقاعدہ طور پر خلیج کی سلامتی کی مرکز میں کھڑی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ تعاون مزید گہرا ہوگا اور پاکستانی معیشت کے لیے مزید خوشخبریاں لائے گا. تو دوستو یہ تھی مکمل تفصیلی کہانی اس معاہدے کی جس نے دنیا کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے. اب یہ آپ کی باری کہ اپنے رائے کا اظہار کرے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو قطر میں ایک بڑا مستقل فوجی اڈا قائم کرنا چاہیے یا پھر یہ موجود ایمبیڈڈ ماڈل زیادہ بہتر ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہم سب کی جو مشترکہ چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبائیے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.